संसद का कीमती वक्त जाया करने के लिए जिम्मेदार कौन है? इस मसले पर विस्तार से करेंगे चर्चा और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे खास मेहमान। कांग्रेस नेता रशीद मसूद साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल के प्रभारी श्रीकांत शर्मा हमारे साथ होंगे। पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम हमारे साथ होंगे और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। जाहिर है जो कुछ सदन में चल रहा है, अगर सीधे हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का रुख करेंगे चर्चा में तो वही कुछ यहां भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आइए तटस्थ राय लें, क्योंकि बहुत सारे जानकारों की राय ये है कि ये डेमोक्रेसी का निगेशन है। इस तरीके से जब आप कामकाज नहीं होने देते तो दरअसल जनता का पैसा तो बर्बाद होता ही है, धीरे धीरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर जो लोगों का भरोसा था वो भी कहीं डिटीरियोरेट हो रहा है। और ये बाकी जानकारों की तो छोड़िए, खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि अगर इसी तरह के फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस हुए तो उस तरह के संस्थानों पर लोगों का जो भरोसा है वो और कम होता चला जाएगा। संजय सिंह साहब, लेकिन क्या वाकई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? देखिए, आपने एक चीज जो अपने ग्राफिक्स में दिखाई, ठप, एक शब्द जो है वो पूरे सिचुएशन को, पूरे चीजों को एक शब्द में वो समेटे हुए। क्योंकि संसद में नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कई तरह की इश्यूज होंगी जिन पे वाद विवाद होगा और जनता उस हिसाब से अपना एक ओपिनियन को बनाएगी। अभी पिछले कई समय से लगातार एक के बाद एक घोटालों की जैसे खबर आ रही थी, उसमें ठप में सिर्फ इशू ही पार्लियामेंट ही ठप नहीं हो रहा, गवर्नेंस भी ठप हो रहा है। क्योंकि सरकार जो है वो फायर फाइटिंग के काम में ज्यादा लग जाती है उसके बाद, और बाकी जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो पीछे हट जाते हैं। बीच का जो रिसेस पीरियड था वो पीरियड जैसे सरगर्मी हुई थी पहले हाफ में बजट सत्र के, उस रिसेस पीरियड में हमेशा ये लग रहा था कि किसी तरह का पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकता है। रीअलाइनमेंट तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये वाला जो मसला आया जिसमें ये कहा गया कि लॉ मिनिस्टर ने और PMO ने CBI डायरेक्टर को इन्फ्लुएंस किया डाइल्यूट करने के लिए, जो स्टेटस रिपोर्ट थी उसने माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया। अब विपक्ष के हाथ में 2G और ये CBI का जो आने वाला है 26 तारीख को एफिडेविट, वो सामने आ रहा है। ये स्थिति बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सुब्रमण्यम साहब, ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का ऑब्जर्वेशन है कि क्या इस तरीके से हमारी पॉलिटिक्स, हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर कर रही है? क्या इस तरीके से घोटाले दर घोटाले सामने आएंगे, उस पर विपक्ष के पास जो हथियार होगा वो डिसरप्शन का होगा और ठीकरा दोनों एक दूसरे पर फोड़ते रहेंगे, लेकिन मुख्य काम कहीं लटकते भी जाएंगे? क्या ये अपरिहार्य है और इस तरह के सिस्टम में इसको भी स्वस्थ ही माना जाना चाहिए, या वाकई ये एक समस्या है और इसका इलाज जरूरी है? जरूरी तो है, लेकिन इसमें कई एस्पेक्ट्स इसमें देखने की जरूरत है कि पार्लियामेंट की पब्लिक परसेप्शन पार्लियामेंट के बारे में काफी बदल गया है कई पिछले 10-15-20 साल में। पहले पार्लियामेंट में डिबेट्स हुआ करते थे, आजकल टेलीविजन में हो रहे हैं। सो पार्टीज का, व्यक्ति का पोजीशन अच्छी तरह से पब्लिक को मालूम हो जाता है। पार्लियामेंट में आजकल पार्लियामेंट डिबेट बहुत कम सुनने की जरूरत है। पार्लियामेंट एक पोस्चरिंग के लिए, पोजीशन बताने के लिए पार्टी का, हाँ, जब एक स्टेज के ऊपर काम चले जाता है और आक्रोश आ जाता है तो पोस्चरिंग होता है, ये जाहिर है। लेकिन कंट्री का काम पार्लियामेंट, आप दो आर्ग्यूमेंट करना मुनासिब नहीं है कि खर्चा बहुत हो रहा है। खर्चा पार्लियामेंट में, खर्चा मिनिस्ट्रियल फ्रैक्शन है गवर्नमेंट खर्चा में, 1.1%, ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। पार्लियामेंट एक पर्पस सर्व कर रहा है, पब्लिक एक गुस्सा बता रहा है, तो ये नहीं है कि भाषण में नहीं बता रहा है, भाषण न करके वो गुस्सा बता रहा है, स्थगित करके वो गुस्सा बता रहा है। और तीसरी बात यह है, कोई ऐसा काम तो नहीं रुका है। आपका FDI इन रिटेल का काम, गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंस का काम, बजट का काम, जो असली काम पार्लियामेंट का है वो तो हो ही रहा है। तो ज्यादा इसको ड्रामेटाइज करने की जरूरत है नहीं। मुख्य बात यह देखना है कि क्या घोटाले हो रहे हैं, क्या वो एक्चुअली हैं या गलत आरोप है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इतनी गवर्नेंस की फेलियर हो रहा है तो वो सही है या अच्छी तरह से गवर्नेंस हो रहा है। बड़ा मुश्किल है आज की तारीख में कहना कि गवर्नेंस का फेलियर नहीं है, लेकिन आप न सोचें पार्लियामेंट ऐसा इंस्टीट्यूशन फेल हो गया है। जब जरूरत पड़ता है वो अपना काम कर लेता है। रशीद मसूद साहब, तो चलिए ये दलील आपको भी सूट करती है, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी को भी सूट करेगी कि ये एक तो अगर खर्चे की बात की जा रही है कि टैक्स पेयर का पैसा इसमें खर्च होता है और उसका जवाब दिया जाना चाहिए, तो ये बहुत
बहुत नहीं के बराबर नगण्य सी राशि है जिस पर खर्च हो रही है, और दूसरा यह है कि जो अहम काम है वो तो निपट ही रहे हैं और यहां जनता की भावनाएं परिलक्षित हो रही हैं। आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं? नहीं, देखिए, जो काम पार्लियामेंट का है वो सही मायने में निमट नहीं रहा है। 20-20, 22-22 बिल पड़े हुए होते हैं जिसमें से 3-4 बिल मुश्किल से निमट पाते हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बिल हैं, लैंड एक्विजिशन बिल है, फूड सिक्योरिटी बिल है, वुमेन बिल है, FDI का है, दूरसंचार में इंक्रीज करने का। तो इतने बिल पड़े हुए हैं, इनके ऊपर बहस होती, इनके ऊपर मतलब लोगों का राय आती पार्लियामेंट में। लोगों को अब तो पार्लियामेंट का डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, तो लोगों तक तमाम मैसेजेस पहुंचते हैं कि क्या किसकी राय किस तरीके पर है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। हम लोगों ने इस सिलसिला ही शुरू कर दिया कि हम या तो बहस मांग करेंगे, तो अगर सरकार बहस को इनकार करते ही रहेगी तो फिर बहस के ऊपर ही पार्लियामेंट को ठप किया जाएगा। सरकार बहस में तैयार हो जाएगी तो फिर नियम के ऊपर हंगामा शुरू हो जाएगा कि इस नियम के अंदर होना चाहिए, इस नियम के अंदर होना चाहिए। नियम पे तय हो जाएगी तो फिर कहेंगे कि हम बहस ही नहीं करते, बहस की जरूरत नहीं, हमें इस्तीफा चाहिए पहले सबसे। तो सीधी बात यह है कि ये पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर पार्लियामेंट का काम नहीं, इलेक्शन का काम हो रहा है। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, कोई अच्छी बात नहीं। मैं नहीं समझता हूं कि ये इसको कोई सही आदमी अप्रिशिएट करेगा। इसको बंद होना चाहिए। अगर बहस का मुद्दा है तो बहस करनी चाहिए। हाँ, ठीक है, अगर आपको अपने गुस्से का विचार करना है तो 5-4 मिनट जो 0 आवर कहलाता है, उस 0 आवर में आप अपने गुस्से का इजहार कीजिए और उसके बाद रेगुलर काम को होने दीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप पूरे दिन क्या हफ्तों पार्लियामेंट पर नहीं चलने देते हैं, तो इससे कैसे इफेक्ट नहीं होगा काम। जो इम्पोर्टेंट काम है, बिजनेस है हाउस का, वो तो नहीं हो पाएगा और नहीं हो पाता है। तो ये चीजें सारी परेशानी है जिसको अपोजिशन के लोग समझ नहीं रहे हैं। श्रीकांत, क्यों नहीं समझदारी दिखा रहे हैं आप लोग? बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार आज हमारे सामने है। घोटालों पर घोटाले, और जैसा संजय जी ने कहा, संसद ठप नहीं है, गवर्नेंस ठप है। एक के बाद एक नया घोटाला। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सरकार सबसे पहले तो अपने करप्शन को ऑन नहीं करती, यानी कि भ्रष्टाचार को मानती ही नहीं है। और फिर अगर वो भ्रष्टाचार अदालतें सिद्ध करती हैं तो फिर सरकार उसको कवर अप करने की प्रक्रिया जारी रखती है। अभी मैं सुन रहा था अपने सरकार के मंत्री जी का बयान कि एनडीए की जो कमियां थी, अगर इन पर ये बीजेपी के लोग अगर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं वाजपेयी जी के कार्यकाल को याद दिलाना चाहता हूं। 6 साल का कार्यकाल था और उसमें हमने डेवलपमेंट को लेकर अनेकों इनिशिएटिव लिए। हमने पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। हमने टेलीकॉम सेक्टर में हम लोग क्रांति लेकर आए और 98-99 में गांव के अंदर टेलीफोन एक सपना होता था और आज पूरे देश भर में मोबाइल है, टेलीफोन है, उसमें एक क्रांति लेकर आए। वहीं दूसरा, किसान के खेत को पानी मिले उसके लिए बिजली की व्यवस्था। आज आप देखें यूपी के कितने ऐसे, पूरा यूपी देखें आप, बाकी अन्य राज्यों को देखें, आज बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। क्या लेकिन आप स्वीकार कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दों में जब ये आरोप लगाया जाता है वो फ्यूल प्राइसेस को लेकर आपकी चलाई हुई पॉलिसीज हो, यहां नीलाम करना है या पहले आओ पहले पाओ के आधार पर देना है, क्या इन पॉलिसीज को एनडीए गवर्नमेंट ने भी वैसा ही आगे नहीं बढ़ाया? नहीं, कांग्रेस के आरोपों से तो ऐसा सिद्ध होता है कि जैसे 60 साल में अगर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार आ गई तो जो भी कृत कांग्रेस के ने भ्रष्टाचार किया है, गलत काम किया है, उसका दोषारोपण ये बीजेपी के ऊपर करते हैं। अगर 2G में कोई घोटाला हुआ है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, कोल ब्लॉक में घोटाला हुआ है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, हाउस नहीं चल रहा है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अरे भाई, 10 साल से आप सत्ता में हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ यही कि अगर आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की जनता अगर आवाज उठाती है, विपक्ष की आवाज को आप नहीं सुनते, सामाजिक संगठन अगर आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप उनको जेल में डाल देते हैं। बाबा रामदेव ने आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया तो रात को आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई और उसमें एक राजबाला नाम की महिला की मृत्यु हो गई। तो आप, और फिर उसके बावजूद आपके बयान देखिए, केंद्र के मंत्रियों का बयान देखिए, सरकार और कांग्रेस के नेताओं का बयान देखिए, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूपीए चेयरपर्सन का जो बयान आज आया है उससे यही लगता है कि जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है ये कांग्रेस चेयरपर्सन, यूपीए चेयरपर्सन के संरक्षण में हो रहा है, इसलिए कोई कार्रवाई सरकार उस पर नहीं कर रही है। संजय साहब, ये इस सब के बीच
क्या वाकई दोनों ही बातें सही हैं? एक के बाद एक ऐसे घोटाले पहले कभी नमूदार नहीं हुए, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के तौर पर ये मांग भी करना कि एक इस पर चर्चा कीजिए, और ये भी कई बार मांग करना कि इस नियम के तहत कीजिए, क्या ये नाजायज है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो घोटाले से ही में एक के बाद एक इतने ज्यादा और इतने महत्वपूर्ण लोगों को लेकर के नहीं हुए। पब्लिक का कंसर्न जो मुझे लगता है वो ज्यादातर ये होता है जो लोअर ब्यूरोक्रेसी का घोटाला होता है, जिससे वो रोजमर्रा की चीजें आती हैं। लेकिन इस तरह के जो घोटाले आते हैं सामने, उसका एक शॉक वैल्यू होता है। 1.76 करोड़ कोल घोटाला सबसे बड़ा घोटाला आज तक का, ये शॉक वैल्यू का काम काफी ज्यादा करता है। और उस बीच में इसीलिए मैं कह रहा था कि ये काफी समय के बाद हुआ था यूपीए के कार्यकाल में कि बजट का पहला सत्र जो है वो शांतिपूर्ण गुजरा था। दूसरे सत्र में दो चीजें सामने आ गई, और फिर राजा की कल की चिट्ठी के बाद मसला और भी गंभीर हो गया, उनके एलाइज भी बाहर हो गए और कई तरह की चीजें आ रही हैं, और आने वाले 2-3 दिनों में चीजें काफी अजीब सी दिखेंगी। कल थैंकफुली वो छुट्टी है महावीर जयंती की, सरकार को उससे राहत मिलेगी, लेकिन 25 और 26 वही अहम तिथि है। बहरहाल, दूसरा जो आपने सवाल पूछा था कि बीजेपी की जो स्थिति है, बीजेपी इस समय में ये इलेक्शन ईयर है और उन्हें वो लगता है कि अगर वो इस समय में सक्षम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो उनके अंदर के जो भी प्रॉब्लम है वो इश्यूज दब जाते हैं, और पॉपुलर परसेप्शन में शायद वो थोड़ा गेन कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेट पार्टी जो सत्ता में आने के लिए सक्षम है। अभी 2-3 चीजें वो हुई, जैसे कल एक मसला था जिसमें कि राज्यसभा में ये चेयर ने अग्री किया कि वो उस पर एडजर्नमेंट मोशन पे राजी हैं। वो एआईडीएमके के डॉक्टर मैथ्रियन ने जो रेजोल्यूशन किया था, समाजवादी पार्टी का रुख समझ में नहीं आता। समाजवादी पार्टी में किसी और नियम के तहत उनके जो नेता थे उन्होंने प्रेसिडेंट का हवाला दे करके उस चीज को वो नहीं हो पाया। उसके बाद कई तरह की बयान आई। तो इस समय में जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है किस तरह का होगा, कैसे होगा इलेक्शन ईयर में, वो चीजें एक साथ जाकर के शामिल हो जा रही हैं जो चीजों को कंफ्यूज करती है। इलेक्शन सामने है नहीं, लेकिन हर आदमी इलेक्शन मोड में आ गया है, जिसके कारण कि ये रेट्रिक वाला जो सिचुएशन है वो सिचुएशन काफी आगे बढ़ जाता है। अब जैसे 25 तारीख को जब ये बैठक होगी आपकी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कई इश्यूज पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो अब ये देखते हुए कि इलेक्शन ईयर है ज्यादा है, बजाय ये कि उसको वो वाकई संजीदा इशू समझते हुए उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, संजीदा इशू है, लेकिन साथ में ये इलेक्शन ईयर है, इसलिए वो और भी ज्यादा रेट्रिक बढ़ जाता है। स्वाभाविक तौर पे अभी अगर चीजें आती हैं तो पब्लिक माइंड में, परसेप्शन में वो चीजें एक नजरिया ये हो सकता है तो वो स्टिक करेंगे इलेक्शन के, जो रन अप टू इलेक्शन होगा, जो कैंपेनिंग होगी, वहां तक शायद करप्शन का इशू खिंच जाएगा। एक तरीका इसको देखने का यह भी है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या सत्ता पक्ष की गलती है जिसकी वजह से ये हाउस नहीं चल पा रहा है, या विपक्ष वाकई वैसी भूमिका नहीं निभा रहा है जिसको रचनात्मक हम कह सकें। यहां पर बखेड़ा खड़ा करना और कार्रवाई को ठप कराना मकसद ज्यादा है। आपके पास लौटते हैं, बनस्बत मुद्दों को लेकर अपनी संजीदगी जाहिर करना। एक तीसरा नजरिया भी है जो इसको अलग अलग सत्ता पक्ष और विपक्ष के तौर पर नहीं देखता। वो ये देखता है कि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं एट द एंड ऑफ द डे, और ये हमारे कितने काम करवा रहे हैं या होने दे रहे हैं। इस तरह की अकाउंटेबिलिटी भी लोगों की निगाहों में कहीं इस पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी को लेकर है, और इसीलिए शायद हामिद अंसारी साहब भी कहते हैं कि ये कहीं प्रतिस्पर्धात्मक उद्दंडता इसमें ज्यादा दिखाई दे रही है, कॉम्पिटिटिव होलिगनिज्म। क्या ये बात सच है? एक ब्रेक के बाद इस पर चर्चा जारी है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, हाजिर होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस्तीफा दे, अपनी सफाई के लिए ये सब मांगे कर रही है। इनकी विचार टेढ़ा, इनकी नीयत में खोट और इनकी नीति तो है ही नहीं। लांछन बढ़ने से अपने आरोप छुप नहीं जाते। प्रधानमंत्री सीधे कोयला मंत्री थे, हर कोयले खदान के आवंटन पर उनका हस्ताक्षर।